ओशन करंट्स के बारे में देखते हैं। ओशन करंट होता क्या है? जो एक लार्ज मास होता है वाटर का, जब वो सर्कुलेट कर रहा होता है तो हम उसी को ही ओशन करंट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले पैसिफिक ओशन का देखते हैं। तो ये रहा, इस साइड हमारा एशिया है, इस साइड ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, इधर हमारा नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, अगर जब आपने प्लेनेटरी विंड्स के बारे में पढ़ा होगा तो 0 से 30 नॉर्थ लैटिट्यूड में हमारी विंड का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और 30 to 60 इस डायरेक्शन में है, और हमारा इधर इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में। ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो इक्वेटर के पास में पानी कैसा होगा? गर्म होगा। ठीक है, और पोल्स के साइड पे पानी ठंडा होगा। तो वार्म करंट और कोल्ड करंट इसी बेसिस पे डिसाइड होता है। जो करंट इक्वेटर से चालू होगा और इक्वेटर से आगे बढ़ेगा तो वो हॉट करंट में होंगे, और जो करंट हमारा क्या कहते हैं पोल की तरफ से आएगा वो हमारा कोल्ड करंट होगा। ठीक है, तो फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, तो ये इस वाले को हम बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो इस तरफ जब कम पानी है तो ये इधर आएगा तो मोर वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मोर वाटर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि सर्कुलर इस तरीके से है ना, ये साइकिल चल रही है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा कुरोशियो करंट है, ये भी हॉट है। फिर हमारा आता है इधर नॉर्थ पैसिफिक करंट, ये कोल्ड करंट हो चुका है। एक हमारा पोल की तरफ से आता है, उसको हम बोलते हैं ओशियो करंट, जिसको हम कुरील करंट भी बोलते हैं, ये हमारा कोल्ड करंट है। ठीक है, फिर हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो होता है कैलिफोर्निया करंट, ये कोल्ड करंट है। ठीक, अब हम नीचे साइड पे देखते हैं तो इस डायरेक्शन में वाले को ये साउथ इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, ये हमारा हॉट वाटर है। और इस डायरेक्शन वाले में बोलते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ठीक, ये भी हमारा हॉट करंट है। इस वाले को हम बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट या फिर साउथ पैसिफिक करंट। ठीक है, ये कोल्ड है। और इस डायरेक्शन में जब ये फ्लो हुआ तो इसको हम पेरू करंट भी बोलते हैं, या फिर इसे हम बोल्ट करंट भी बोलते हैं, हम बोल्ट। तो ये कोल्ड करंट है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज मूव होता है ओशन करंट। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अटलांटिक ओशन का। अटलांटिक ओशन में नॉर्थ अमेरिका इधर है, इधर हमारा यूरोप है, इधर अफ्रीका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है। तो ये वाला हो गया हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो कि वार्म करंट है। इधर ये हमारा इसकी एक ब्रांच चली जाती है जिसको हम बोलते हैं कैरिबियन करंट, ये भी वार्म करंट है। इधर यहाँ से एक करंट आता है फ्लोरिडा करंट। ठीक है, ये भी हॉट है। स्टार्टिंग वाले को हम बोलते हैं एंटिलीज करंट, ये भी हमारा हॉट करंट है। फिर ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं गल्फ करंट, ये भी हॉट है। फिर ये इस साइड मूव हो जाता है, इसको बोलते हैं हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये हमारा कोल्ड करंट है। और ऊपर से एक करंट आ रहा होता है, इसको हम बोलते हैं लैब्राडोर करंट, और एक इस साइड से आ रहा होता है, उसको बोलते हैं हम ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, ये भी कोल्ड है। और एक इधर से ब्रांच जा भी रही होती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्वियन करंट। ठीक है, नॉर्वियन करंट, तो ये कोल्ड करंट है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे जो पोर्ट है ना, तो यहाँ पे हम जैसे क्या अब बर्फ जमी रहती, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो ये जो पानी गर्म है वहाँ जाता है, उसको पिघला देता है, तो इसीलिए वहाँ का पोर्ट एक्टिव भी रहता है। ठीक है, फिर ये हमारा इस साइड पे जो फ्लो होता है वो कैनरी करंट होता है, ये कोल्ड करंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं सदर्न रीजन के। सदर्न रीजन में हमारा इस डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है वो साउथ इक्वेटोरियल करंट है। फिर इस डायरेक्शन में ब्राजीलियन करंट है, ये दोनों हमारे वार्म करंट है। ठीक है, इसकी एक ब्रांच जो है इधर से निकल के आ रही है। ठीक है, तो ये भी कोल्ड करंट है, ये फाकलैंड करंट बोलते हैं। इस डायरेक्शन वाले को वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं, ये कोल्ड करंट है। और ये हमारा अफ्रीका के साइड वाला बेनेगुला करंट होता है। ठीक है, ये हमारा कोल्ड करंट है। ठीक, और इससे जो अब ये जो सर्कुलर पैटर्न में फ्लो हो रहा है ना, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक जायरे बनता है जो कि सरगोसा सी भी जिसे बोला जाता है। ठीक है, और जब हॉट करंट और कोल्ड करंट जहाँ मिलते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड भी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब हीट बजट का मतलब क्या होता है कि जितनी हमारी हीट आई वो सन से और कितनी हीट गई ऊपर। ठीक है, और हीट कैसे डिसाइड होती है कितनी आएगी कितनी जाएगी, तो रोटेशन और अर्थ कितने डायरेक्शन में टिल्टेड है, रेवोल्यूशन और आइसोलेशन जो आ रहा है वो कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, और जो हमारा डे एंड नाइट है ना, वो डिसाइड होता है हमारा एक्सिस कितनी टिल्टेड है। ठीक है,
तो उसे हम सोलर साइकिल भी कहते हैं। अब हम इंडियन ओशन का भी करंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई प्रॉपरली तो फ्लो होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सीजन्स बदलते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से। लेकिन तो भी जो मेन करंट है ये है हमारा अगलस करंट, ठीक है, आप ये याद रखिएगा, ये हॉट करंट है। बाकी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये तो हर जगह ही फ्लो होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट एल नीनो। एल नीनो होता क्या है, इसमें हम बस बेसिक चीज़ जानेंगे। जब नॉर्मल टाइम होता है, ठीक है, तो जो हमारा साउथ अमेरिका का साइड है ना, यहाँ पे हमारा हॉट हॉट वाटर होता है। तो हॉट वाटर होगा तो वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अपवेलिंग होगी, ठीक है। और हॉट, देखिए टेम्परेचर कैसे फ्लो होता है, हॉट टू कोल्ड होता है। तो यहाँ से क्या है, पानी इस साइड जाने की कोशिश करेगा, तो गया। तो यहाँ पे ये इक्वेटर पे ये पानी तो वार्म है, तो ये वार्म उसके ऊपर उठेंगे तो बादल बनेंगे, बादल होंगे तो बारिश होगी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी चेन चलती जाएगी। लेकिन जब एल नीनो आता है तो जो यहाँ पे अपवेलिंग है साउथ अमेरिका के साइड में, तो वो कम हो जाती है। तो कम होगी तो पानी ऊपर जाएगा नहीं, तो फिर पानी इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा एशिया के साइड पे, ठीक है। तो अब फ्लो होगा भी तो वो बहुत वीक होगा। तो अब पानी एक्चुअली एशिया और इधर ऑस्ट्रेलिया के साइड में बारिश होनी चाहिए, बादल बनने चाहिए, लेकिन ये बीच में ही हमारा जो है पैसिफिक ओशन, यहीं पे ही बारिश हो जाती है, ठीक है। तो इसी को ही होता है। तो उस समय क्या बोलते हैं कि जो हमारा इंडियन ओशन है, जो बारिश है भारत में, वो वीक हो जाती है, क्योंकि अब यहाँ तक पूरा मानसून पूरा बन ही नहीं पा रहा है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली, तो जो नॉर्मल कंडीशन होती है, तो हाई प्रेशर जो होता है वो पेरू पे होता है, ठीक है। और लो प्रेशर कहाँ जनरेट होता है, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक, और साथ में ऑस्ट्रेलिया और बे ऑफ बंगाल के रीजन में भी, ठीक है। लेकिन जब ला लीनो आता है तो लो प्रेशर कहाँ जनरेट होता है, पेरू के पास में। तो अब हैवी रेन कहाँ होती है, एटाकामा के पास में। और हाई प्रेशर कहाँ जनरेट हो जाता है, साउथ ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो रेन यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन बे ऑफ बंगाल और साउथ ईस्ट एशिया के टाइम पे हो रही थी, वहाँ पे हो रही थी। अब लेकिन ड्रॉट कहाँ पड़ने लगा, साउथ ईस्ट एशिया और एशिया की तरफ। ला लीनो में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। जैसे जो बारिश एशिया के साइड हो रही थी, वो इतना ज़्यादा अपवेलिंग हो जाएगी कि बारिश और अच्छी होने लगेगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको इम्पैक्ट भी बता दिया इसका। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है कि जो गैस हमारे सराउंडिंग के चारों तरफ हमें घेर रखी, उसी को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। अब एयर क्या होती है, एयर एक मिक्सचर है गैस की, ठीक है। लेकिन जब वो एयर फ्लो होने लगती, उसी को ही हम विंड कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो एक कॉलम जो एयर पर यूनिट एरिया पे एक्सर्ट करता है फोर्स, उसी को ही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और एयर कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, ठीक है। और टेम्परेचर, अब फैक्टर क्या क्या इफेक्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, सबसे पहला जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर लो होगा। तो ऐसा कंडीशन कहाँ है, इक्वेटर पे। पोल्स पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक। अब सेम चीज़ हम हाइट के साथ देखें, अगर हाइट ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। जैसे जैसे हम माउंटेन्स के ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी देख लें। अब वाटर पेपर की बात करते हैं। जो मॉइस्ट एयर होती है वो हल्की होती कंपेयर टू ड्राई एयर। ड्राई एयर इसलिए भारी होती क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वो उसे भारी बना देते हैं, ठीक है। बाकी लैंड, ओशन, वेजिटेशन, रिलीफ फीचर, सीजन, डे एंड नाइट, ये सब इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम कंपोजिशन देखें एटमॉस्फेयर का, तो उसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है, CO2 हमारी 0.04% है। बाकी और भी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। बाकी जो अर्थ है, अगर हम उसको 80 किलोमीटर तक देखें तो उसको हम होमोस्फेयर कहते हैं, जहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इफेक्टिव रहता है। और नीचे अगर अर्थ के ही हम 15-20 किलोमीटर तक देखें तो वहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैसेस बहुत ज़्यादा होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा है। तो 80 किलोमीटर के ऊपर देखें तो वो हेट्रोस्फेयर होता है। वहाँ पे जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने देखा था नियॉन, हीलियम, ओजोन, इस टाइप की गैसेस मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब गैसेस का इंपॉर्टेंस क्या है। तो नाइट्रोजन क्या एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट भी है हमारे प्रोटीन, DNA, RNA के लिए। और साथ में ये जो कंबशन होता है ना, चीज़ों को जलाते हैं, उसमें भी इसका मदद ये करती है। और एक टाइप से ये, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमारे जीने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन जो है ओजोन लेयर है, ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ओजोन क्या है, O2 जब एक और O से मिलता है उसी को ही हम O3 कहते हैं, ठीक है। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल भी देख लेते हैं। ठीक है, होता क्या है, जो प्लांट है उसको एनर्जी चाहिए, ठीक है, एनर्जी लिया उसने, CO2 लिया, ठीक है,
इसको खाना बनाने के लिए चाहिए। फिर ये रिलीज क्या करता है, O2, ठीक। फिर O2 हम ह्यूमन बींग लेते हैं, ह्यूमन बींग से क्या होता है, फिर हम जो छोड़ते हैं वो CO2 है, ठीक है। तो ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है। अगर सोचिए इसमें CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इसका मेन फिनोमेना ये है, ये अर्थ है, ये हमारा सन है, सन सनलाइट देता है, ठीक है। हमारी अर्थ उसको कैप्चर करती है, ठीक। कैप्चर करने के बाद में हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 है। अब जब ये रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ उस जो एनर्जी है, ठीक है, सनलाइट, तो वो अब CO2 अगर कैप्चर कर लेता है, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो जितनी ज़्यादा CO2 होगी उतना ज़्यादा वो जो एमिशन है रिफ्लेक्ट हो रहा है अर्थ के द्वारा, तो उतना ज़्यादा हीट होगा। तो वही चीज़ है, जितना CO2 बढ़ता चला जाएगा उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का तरीका क्या है, एफॉरेस्टेशन, आप पेड़ लगाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारी अर्थ है पूरी, ठीक। ये इसमें क्या, कॉस्मिक रे, ये सीरीज में लिखी हुई है, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है। हम जो देख पाते हैं वो विजिबल लाइट है, ठीक है। कॉस्मिक रे की आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और रेडियो वेव्स की एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है, हाँ, कॉस्मिक रे से लेकर के यूवी रेस तक इनको हम शॉर्ट वेव्स कहते हैं। और फिर उसके बाद जो विजिबल लाइट से लेकर के आपका रेडियो वेव्स तक ये लॉन्ग वेव्स हैं। ग्रीन हाउस गैस मैंने बता दिया आपको, सिग्निफिकेंस भी मैंने बता दी है सारी चीज़। फिर हमारा मेन है, हाँ, अब क्या है कि जो आपको पता ही होगा, जो विबग्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। जो रेड है वो लीस्ट स्कैटर होता है और वॉयलेट जो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, ठीक। अब हमारा जो स्काई है वो ब्लू कलर का दिखता है, वो इसलिए ही होता है क्योंकि जो ब्लू लाइट है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर होती है, ठीक है। और इसीलिए हम सिग्नल्स वगैरह में रेड लाइट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो लीस्ट स्कैटर होती है तो हमें दूर से भी दिख जाती है, ठीक है। तो यही मेन रीज़न है सबसे कि हमारा ब्लू स्काई क्यों देता है, क्योंकि जो ब्लू कलर है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर होता है, ठीक है। स्कैटर क्यों होता है, ये हमारा वाटर की ड्रॉप है, ये 7 कलर छोड़ती है, वो 7 कलर ही हैं, तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा फैलता है कलर, वैसे तो वॉयलेट फैलता है लेकिन वॉयलेट हमें दिखता नहीं, उसमें से जो दिखता है वो ब्लू ही दिखता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ, अगर बारिश नहीं हो रही तो बारिश कराने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, सिल्वर आयोडाइड, जिसको हम AgI भी कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखें तो इसमें सबसे पहला हमारा जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अब जैसे जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा कि वो -50 डिग्री तक पहुँच जाएगा, ठीक है। यहीं पे हमारे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो यहीं पे ही होती हैं, ठीक है। फिर अब ट्रोपोस्फेयर से जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जा रहे होंगे तो वो जो मिक्सिंग जोन है उसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो है, मतलब ट्रोपोस्फेयर कितने हाइट तक रहता है, करीब 16 से 18 किलोमीटर इक्वेटर पर, और पोल्स पे 7 से 8 किलोमीटर रहता है, ठीक है। उसके ऊपर हमारा कुछ देर तक जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज भी नहीं होता, इंक्रीज भी नहीं होता, लेकिन फिर थोड़ी हाइट के बाद, मतलब 10-12 किलोमीटर की हाइट के बाद फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है, ठीक है। तो ओजोन लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट भी करती है, जैसे कैंसर वगैरह और यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे निगेटिव लैप्स रेट होता है। निगेटिव लैप्स रेट का मतलब क्या है, देखिए पॉजिटिव लैप्स रेट का मतलब ये कि आप ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो गया, तो इसीलिए हम इसको निगेटिव लैप्स रेट कहते हैं। तो यहाँ इसी जोन में ही क्या कहते हैं, हमारा कोई भी क्लाउड का फॉर्मेशन भी नहीं होता और प्लेन वगैरह भी यहीं पे ही फ्लो कराए जाते हैं। फिर उसके बाद जो मिक्सिंग है मेसोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर की, उसको हम स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, और फिर नेक्स्ट लेयर है हमारी मेसोस्फेयर। सेम यहाँ पे कोई फिनोमेना नहीं होता, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, इसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। फिर हमारा ऊपर आता है थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपोजिट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक आयंस की लेयर है पूरी पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और इसके ऊपर हमारा आता है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर उसके बाद फिर हमारा पूरा स्पेस है। तो आइनोस्फेयर ही का इस्तेमाल होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं, ये सारा मैंने बता ही दिया आपको। हाँ, जेट स्ट्रीम भी
हमें कहाँ मिलती हैं, ट्रोपोस्फेयर पे ही मिलती हैं, ठीक है। और ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या होता है कि जब O3 जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो O3 ब्रेक होकर के O2 बन जाता है, तो इसी और फिर वो जो ऐसी लेयर, अगर ये मोटी सी लेयर है, बीच में इसमें गड्ढे होने लगेंगे तो क्या आपकी जो यूवी रेज है वो ज़मीन में आने लगेंगी और वो क्या है, इंसानों को अफेक्ट करने लगेंगी। इसीलिए जो हमारी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह एलिमेंट है, HFC और CFC वगैरह, जो रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको नहीं करना चाहिए, तभी हमारे ओजोन लेयर को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके रोकने के लिए और हमारे ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल साइन हुए, जैसे मोनिट्रल प्रोटोकॉल है, काइटो प्रोटोकॉल है, ठीक है। मोनिट्रल प्रोटोकॉल क्या है, CFC को रिड्यूस करना है। काइटो क्या प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए, CO2 को रिड्यूस करना है, ठीक है। और जैसे वियना कन्वेंशन है, ठीक है, ये सब हैं जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब एक फिनोमेना है अरोरा। अरोरा क्या होता है कि जो पोल्स पे हमें अलग अलग रंग बिरंगी लाइट्स दिखती हैं अंधेरे में, उसी, और वो क्यों होती है, क्योंकि जो आइनोस्फेयर है ना, उससे जब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है अर्थ की, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और उसी की वजह से डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स दिखती हैं। तो उनका कुछ नाम है। नॉर्थ पोल में हम उसको अरोरा बोरेलिस भी कहते हैं या फिर नर्दर्न लाइट भी कहते हैं, और साउथ पोल में हम उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विंड्स। विंड्स क्या होती हैं, जो अर्थ पे फ्लो कर रही हैं उसको हम सरफेड विंड कहते हैं, और जो ट्रोपोस्फेयर में फ्लो कर रही हैं हम उसको विंड एलॉफ्ट कहते हैं। 3 टाइप की विंड होती है, एक होती है प्लेनेटरी विंड या फिर प्रिवेलिंग विंड्स कहते हैं, दूसरी होती है मानसून विंड, थर्ड होती है लोकल विंड या फिर पीरियोडिक विंड, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर जो कि 0 डिग्री है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ प्रेशर लो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हवाएं उठी ऊपर के साइड में, ठीक है, फिर वो जाकर के इस साइड पे गिरी, फिर ये वाली इस साइड पे गिरी, तो जहाँ पे गिर रही हैं तो वहाँ पे प्रेशर हाई हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर पोल की तरफ देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा तो टेम्परेचर कम है यहाँ पे तो प्रेशर हाई, तो सेम हवा यहाँ उठी, यहाँ गिरी, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो गया, तो ये हमारी बेल्ट्स बन गई। ये हमारी लो प्रेशर बेल्ट है, फिर ये हमारी हाई प्रेशर बेल्ट है, फिर ये लो प्रेशर बेल्ट है, फिर ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। और मैंने बताया था कि एयर कैसे फ्लो होती है, विंड, वो होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हवा को ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए था, लेकिन ये हमारी बेंड हो जा रही है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेशन भी हो रहा है, तो एक फोर्स होता है कोरोलिसिस फोर्स, उसकी वजह से क्या है, जो विंड का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब वो चेंज कैसे होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन होता है राइट के साइड में, ठीक है। बस आप इसको इमेजिन करिए, ये अगर ऐसे है तो राइट इसका क्या होगा, आपको लगेगा ये राइट है, लेकिन राइट नहीं, क्योंकि आप उल्टा देख रहे हैं ना, आप इस डायरेक्शन से देखेंगे तो राइट इसका ये होगा, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो इस वाले में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं हवाएं, ठीक है। और तो इसका इस साइड देखें तो ये है आपका, अब इस डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो लेफ्ट होगा, तो अब इसका लेफ्ट क्या है, वो ऐसे ही है, ठीक है। तो ये सेम, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं नाम भी बोल देता हूँ, इसको बोलते हैं सेंटर वाले को इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट, ठीक है। फिर ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। इस वाले इक्वेटर जहाँ पे ये प्रेशर बेल्ट बन रही है उसको हम डोल्ड्रम भी कहते हैं। फिर जो आपकी 20 से 30 बनती है इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, और ये भी कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये फर्ल्स लॉ के पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी मैंने सारा बता ही दिया। अब कुछ नाम है ये भी हम जान लेते हैं। हाँ, जो ये इक्वेटर से फ्लो हो रही है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकली ईस्टर्ली विंड। ईस्टर्ली वर्ड जो है जहाँ से विंड का ओरिजिन होता है उसी का ही नाम पे रखते हैं, तो ये ईस्ट साइड से ओरिजिन हो रही है, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ अगर देखें तो इस साइड से, तो हम इसको ईस्टर्ली विंड्स बोलेंगे। फिर ये वेस्ट साइड से, तो ये 30 to 60 हमारी वेस्टर्ली विंड्स फ्लो हो रही हैं। फिर हमारी 90 to 60 नॉर्थ लैटिट्यूड, तो ये पोलर ईस्टर्ली विंड्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, ये सारा मैंने बता ही दिया आपको, हॉर्स लैटिट्यूड भी मैंने बता दिया है। हाँ, ये भी जान लीजिए ये जो सदर्न हेमिस्फेयर वाली विंड्स हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, और नदर्न वाली क्योंकि कुछ जगह लैंड है कुछ जगह आपका पानी है, तो उसकी वजह से वो ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड्स के बारे में, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, सिंपल सा फंडा है कोरोलिसिस फोर्स पे, ठीक है। जो कोरोलिसिस फोर्स है वो
विंड के डायरेक्शन को इफेक्ट करती है लेकिन विंड के स्पीड को नहीं करती, तो ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, कोरोलिसिस फोर्स सिर्फ विंड के डायरेक्शन को इफेक्ट करती है। ठीक है, और कैसे डिसाइड होता है कोरोलिसिस फोर्स कितना होगा, वो विंड की स्पीड पे होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा विंड की स्पीड होगी उतना ज़्यादा वो उसको डिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, और लेकिन जो कोरोलिसिस फोर्स है वो इक्वेटर पर आपका क्या है, जीरो जो होता है और पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सारा हमने डिस्कस कर ही लिया है। जो इक्वेटर के पास होता है रीजन उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। फिर 30 to 60 वाले को हम टेम्परेट बोलते हैं क्योंकि ठंडा, और 60 to 90 ये पूरा फ्रिजिड जोन होता है, पूरा बर्फ वाला ही पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रास लैंड है, ये भी हम जल्दी से देख लेते हैं। आपका नॉर्दर्न अमेरिका में प्रेरीज बोलते हैं, सदर्न अमेरिका में जो नॉर्दर्न रीजन है इसको लानाउस बोलते हैं। फिर अमेजॉन फॉरेस्ट है, फिर उसके बाद ये हमारा कंपोस है, फिर ये पंपोस है, यहाँ पे हमारा एटाकामा डेजर्ट है, यहाँ पे पैटागोनिया डेजर्ट है। ठीक है, और साथ में हम साइक्लोन्स का नाम भी देख लेते हैं। अगर नॉर्दर्न अमेरिका साइड आ रहा है तो हम उसको टोर्नेडो बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारा सदर्न अमेरिका साइड आ रहा है तो हम इसको हुरिकेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब यूरोप में हम बोलते हैं ग्रासलैंड को स्टेपीज बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे हम सवाना बोलते हैं अफ्रीका में, यहाँ पे हमारा कालाहारी डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम वेल्ट्स बोलते हैं ग्रासलैंड को। ठीक, और फिर हमारे इंडियन ओशन में कोई साइक्लोन आता है हम उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट जापान साइड आता है तो उसको हम ताइफू बोलते हैं, चाइना के साइड आता है ताइफून बोलते हैं, फिलीपींस साइड आता है तो हम उसको बाइगू बोलते हैं। जहाँ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड और साउथ ईस्टर्ली विंड मिलती है उसको हम ITCZ बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, और अगर हमारा ऑस्ट्रेलिया के साइड पे साइक्लोन आ रहा है तो हम उसको विली कहते हैं। यहाँ पे कौन सी ग्रास लैंड है हमारी, डाउन्स है। ठीक है, एक ये भी आप फिनोमेना समझ लीजिए साथ ही में कि अगर हम ईस्टर्न साइड बढ़ते हैं तो हमारा टाइम ऐड होता है और हम वेस्टर्न साइड बढ़ते हैं तो हमारा टाइम डिक्रीज होता है। ठीक है, उसका भी सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये हमारा ठीक है इक्वेटर है, यहाँ से हमारा टाइम जोन जो है वो क्रॉस कर रहा है, जो कि यूके से क्रॉस करता है, तो हम इसको जीरो मानते हैं। तो अब ऐसे टाइम इस साइड अगर हम बढ़ रहे हैं ईस्टर्न साइड इधर जिधर इंडिया वगैरह है तो टाइम ऐड होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं 5:30 ऐड करते हैं। क्यों, और वो कैसे ऐड होता है, हमारा जो भी हमारा लैटिट्यूड है हमारा कहाँ होता है 82 हाफ पे है हमारा मीन, तो उसी को ही हम डिवाइड करते हैं क्योंकि 1 डिग्री हमारा 4 मिनट होता है, तो हमारा यूके से 82 हाफ ज़्यादा है तो हम उसमें क्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 आवर्स 30 मिनट होगा, इसीलिए हम ऐड करें। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 बजे यूके में मैच स्टार्ट हो रहा है तो इंडिया में उस समय कितना टाइम हो रहा होगा, आप 5.5 घंटे जोड़ दीजिए तो वो हो गया आपके 7.5 घंटे। ठीक है।